हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बायोसाइंस का 7वां वीडियो है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया प्रश्न है। आप जानते हैं कि आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और एक पार्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी का। तो मैंने 6 वीडियो तक आपका जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन कराया। अब 7वां जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। आप कुछ माइक्रोबायोलॉजी का भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ही पूछा जा सकता है। 5 नंबर में पूछेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल से बताइए। तो चलिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। देखिए, इसमें 2 टर्म है, एक है माइक्रो और एक है बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब जानते हैं जीव विज्ञान, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीवों के बारे में, जीव जीव निर्जीव की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जीव के बारे में मतलब ऐसा जीव जो बिल्कुल सूक्ष्म हो, ओके। तो ऐसा जीव जो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो, उसके बारे में, उसका कैसे विकास होता है, कैसे अध्ययन होता है, कैसे वो जनन करता है, ठीक है, कैसे वो दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश करता है, इन तमाम के कैसे उसका क्या गुण धर्म है, तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बातें को समझ गए? लेकिन हमको इसको डिटेल से जानना है, तो चलिए देखते हैं। पहले कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान होता क्या है। बातें को समझिएगा। देखिए, 1 mm का मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटा मतलब 1 मिलीमीटर। बात समझ गए? 1 मिलीमीटर, 1 मिमी से छोटे जीव को सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहते हैं। मतलब जिसका साइज 1 मिलीमीटर से भी, यानी 1 मिमी से भी छोटा हो, उससे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव या जीवाणु कहते हैं। और इस क्रिया पद्धति को सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? और इस क्रिया पद्धति को, जिसमें ये सूक्ष्म जीव आते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन जीवाणुओं को नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते। ये जो 1 mm से 1 मिलीमीटर से जो छोटा, 1 मिमी से जो छोटा जीव होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको आप नग्न आँखों से, यानी आप खुली आँखों से, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इन्हें देखने के लिए आपको विशेष उपकरण सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। तभी जाके आप जो है इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दही में भी कीड़ा होता है, ठीक है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो दही में बहुत सारे कीड़ा जो है खद 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 दिखेगा, लेकिन वो नग्न आँखों से नहीं दिखता है। आपके स्किन पर हमेशा कोई ना कोई सूक्ष्म जीव मौजूद रहता ही है, बट हमको आपको नहीं दिखता है, समझ गए। लेकिन वही माइक्रोस्कोप से के सहायता से देखिएगा तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव होगा ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, मानव शरीर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सूक्ष्म जीव होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वह हर व्यक्ति के शरीर पर मौजूद है, ठीक है। आप कितना भी नहा लीजिए, कितना भी फ्रेशनर मार लीजिए, कितना भी कुछ का भी इस्तेमाल कर लीजिए, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव मिल ही जाएगा। त्वचा में पाए, जैसे त्वचा पर मिल जाएगा, ठीक है। त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हमेशा मौजूद होते हैं। जो स्किन पर पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है, वो हमेशा आपको बॉडी में कहीं ना कहीं त्वचा पर मिल ही जाएगा। तो बातें को समझ गए। अब आगे आता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों को पूर्ण रूप से हटाना असंभव है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, आप उसको चाहते हैं कि हम कंप्लीट इसको हटा दें, तो ये असंभव है, नहीं हटता है। कहीं ना कहीं आपको जो है बॉडी के किसी न किसी हिस्से पर, त्वचा पर, बालों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव आपको मौजूद होता ही है, ठीक है। कितना भी संभव प्रयास कर लीजिए, वो कंप्लीट रूप से नहीं हटता है, ओके। मानव शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रोबैक्टीरियम जाति। अब जो ह्यूमन में जो पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सूक्ष्म जीव जो होता है, वह माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जाति का होता है, जो बिल्कुल सूक्ष्मतम होता है। स्टेफाइलोकोकी होता है, स्ट्रेप्टोकोकी होता है, और ई कोली होता है। और इसी सब का अगर संख्या ज़्यादा हो जाए, अंदर प्रवेश कर जाए आपके,
आपका इम्यूनिटी काम ना करे तो यही सब रोग उत्पन्न कर देता है। बातें वो समझ गए? यही सब आपको अलग अलग इन्फेक्शन जो है पैदा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ह्यूमन में कौन कौन से जो है जीव पाया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है मानव शरीर के शरीर पर या शरीर में। तो देख लीजिए, माइकोबैक्टीरियम जाति का जीव होता है, स्टेफाइलोकोकी होता है, स्ट्रेप्टोकोकी होता है और ई कोली होता है। इन सब के कारण कोई ना कोई बीमारी भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा होगा तो, लेकिन हल्का फल्का तो सबके बॉडी पर रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्लीट रूप से आप सूक्ष्म जीवों को बॉडी से नहीं हटा सकते हैं, असंभव है हटाना। सूक्ष्म अणु यानी सूक्ष्म जीव केवल एक कोशिकीय होते हैं। जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कोशिकीय है, ठीक है। जो कि मनुष्य बहुकोशिकीय है, लेकिन ये सब जो है एक कोशिकीय होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है। ओके, तो ये चीज़ को समझ गए कि मनुष्य का जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव सब जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, यह सब एक कोशिकीय होता है। क्योंकि सूक्ष्म अणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए इनके अध्ययन के लिए विशेष उपकरण सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आपको पता होगा यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसको बहुकोशिकीय होना मुश्किल है, ठीक है। बहुकोशिकीय होगा तो बहुत बड़ा हो जाए जीव होने लगेगा, लेकिन यह एक कोशिकीय होता है। यही कारण होता है कि काफ़ी छोटा भी होता है, काफ़ी सूक्ष्म होता है ये जीव सब, ठीक है। और इसको देखने के लिए आप नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, विशेष उपकरण सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यह इतना छोटा होता है, आपके बॉडी पर होगा लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। हमारे आपके सबके त्वचा पर, सबके हाथों पैरों पर हो सकता है, बट पता नहीं चलता है, समझ गए। और यही चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाता है तो समस्या पैदा करता है, शरीर के अंदर चला जाएगा तो शरीर समस्या पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो सूक्ष्म जीव होता है, यह अनेक प्रकार के जो है होते हैं, ठीक है। ये अधिकतर आपको मिट्टी में, समुद्र में, नदी में, तालाब में, बर्फ़ में, पानी के नल में, कंक्रीट में, ठीक है, गर्म जल के झरने में, पादप मूल मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ में आदि में यह रहते हैं। अब ये सब जीवाणु, ये सब जो सूक्ष्म जीव सब होता है, ज़्यादातर आपको मिट्टी में मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, नदी नाले में मिल जाएगा, तालाब में मिल जाएगा, बर्फ़ में मिल जाएगा, पानी के नल में, कंक्रीट में मिल जाएगा, ठीक है। पानी के नल, कंक्रीट में, गर्म जल के जो झरना होता है उसमें, पादप मूल, ठीक है। पादप मूल मतलब समझ रहे, पेड़ पौधे के जड़ में मिल जाएगा। मतलब जहाँ आपको गंदगी, जहाँ भी ये मतलब लगेगा कि आउट जगह है, वहाँ ये सब चीज़ें आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव सब होता है, ये आपको मैंने यहाँ पे डिटेल से बता दिया, ठीक है। एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने, ठीक है, एंटनी वान ल्यूवेनहुक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हाई मैग्नीफिकेशन पावर के सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। देखिए, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाए तो एंटनी वान ल्यूवेनहुक को ही माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के पितामह, ठीक है। इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने हाई मैग्नीफिकेशन पावर, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को देख सके, हाई मैग्नीफिकेशन मतलब उच्च आवर्धन क्षमता वाला लेंस के द्वारा इन्होंने जो है क्या किया, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिससे उन्होंने सूक्ष्म जीवों, जीवाणु एवं एक कोशिकीय वाला जो जंतु है उसका इन्होंने जांच यानी निरीक्षण किया, साथ ही वर्णन किया। तब इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहने जाने लगा। इस सूक्ष्म जीवों को उन्होंने अणुजीव या जंतु, एनिमल क्यूलेक्स कहा, ठीक है, एनिमल क्यूल्स कहा। बातें वो समझ गए। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये तो हो गया कि भाई सूक्ष्म जीव को देखने के लिए इन्होंने उपकरण बनाया, हाई मैग्नीफिकेशन के बनाया, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाने लगा। और इन्होंने बनाने के साथ में इन्होंने जीवों का अध्ययन भी किया, जीवाणु के बारे में इन्होंने जो है अध्ययन भी किया, उसके गुणधर्म के बारे में भी बताया, तब जाके इसे जो है माइक्रोस्कोप के फादर के रूप में जाने जाना लगा। लेकिन संपूर्ण तथ्य यही है माइक्रोबायोलॉजी का
कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने आपको जितना पढ़ाया कि सूक्ष्म जीव होता क्या है, कितना बड़ा होता है, सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव कितने कोशिकीय होते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब सूक्ष्म जीव एक लाइन आप लोग इसमें जोड़ लिएगा यहाँ पे, एंटनी वान ल्यूवेनहुक से पहले इसके बाद एक दो लाइन यहाँ पे ये जोड़िएगा कि सूक्ष्म जीवों के विशेष गुणधर्म, उनके विकास का, उनके जनन का, ठीक है, उनके वृद्धि का, उनके दूसरे रूपों में रूपांतरण का, ठीक है, उसमें मनुष्यों और इनके बीच में संबंध को जो अध्ययन करता है, हम जहाँ अध्ययन करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव के बारे में तो हम जान गए, और लॉजी मतलब विज्ञान मतलब होता है अध्ययन करना, तो उस अध्ययन को ही जो है हम लोग माइक्रो के सूक्ष्म जीवों के विभिन्न रूपों को, सूक्ष्म जीवों के अनेक प्रकारों को, गुणधर्मों को, ठीक है, उनके कार्यों को, उनके प्रभावों को, ठीक है, उनके वृद्धि को, इन सब के उनको प्रभावित करने वाले कारकों के तमाम चीज़ों के बारे में जहां हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बस ये आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आता है माय डियर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे देख सकते हैं लुईस पास्चर है, और एक हम लोग और जानेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में, ठीक है। दोनों को माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी बड़ा योगदान है। लुईस पास्चर के बारे में तो समझ ही गए कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, उन्हें माइक्रोस्कोप के जनक के बारे में जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने उच्च आवर्धन क्षमता का जो है सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। उन्होंने जो है निर्माण करने के बाद विभिन्न जीवों के बारे में, कोशिकीय जीवों के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया, बताया, ठीक है। तब से जो है इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में जाने जाना लगा, ठीक है। तो एंटनी वान ल्यूवेनहुक के बारे में समझ गए। अब आता है लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर के बारे में देखिए, लुई पास्चर जो है, इनको काफ़ी ज़्यादा जो है लोकप्रियता हासिल हुई, ठीक है। लुई पास्चर एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को डोल, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो लुई पास्चर जो थे यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है, रसायन शास्त्र थे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1822 को, ठीक है ना, डोल, फ्रांस में हुआ। उसके बाद है इनके रोगाणु पर काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों को जीवन को बचाया। इन्होंने विभिन्न रोगाणु, जो रोग उत्पन्न करने वाले अणु हैं, जीव है, ठीक है, उन पर इन्होंने काम किया, और जिससे रोग होता है, जिस सूक्ष्म जीवों से रोग होता है, उनको जो है, उन रोगों से इन्होंने लाखों ऐसा काम किया कि इनके काम से दुनिया के लाखों लोगों को जीवन को बचाया, ठीक है। इन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी और चेचक के टीके की खोज की। इन्होंने कौन, ए समझ रहे हैं, लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने रोगाणुओं पर काम किया, यानी जिससे रोग फैलता है वैसे सूक्ष्म जीवों पर इन्होंने काम किया, और रोग फैलाने वाले अणुओं पर जब इन्होंने काम किया तो उससे दुनिया भर में लाखों लोगों को जीवन को बचाया गया। इन्होंने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी और चेचक के टीके की इन्होंने खोज की। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इन सब टीकों को खोज किया तभी तो रोगों से बचाया जा सका, ठीक है ना। जर्मन रोग सिद्धांत एवं पाश्चराइजेशन, ठीक है, सॉरी जर्मन नहीं है, जर्म डिजीज थ्योरी, ठीक है ना, जर्म डिजीज थ्योरी एवं पाश्चराइजेशन इनकी ही देन है, ठीक है ना। तो जर्म डिजीज थ्योरी और पाश्चराइजेशन, जिसे हम पाश्चीकृत कहते हैं, इन्हीं का ही देन है, लुई पास्चर का ही देन है, ठीक है। पाश्चराइजेशन आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है हाई टेम्परेचर पर जो है किसी भी पदार्थ को उच्च ताप पर जो है विसंक्रमित किया जाता है, और उसे उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है, सूक्ष्मजीव मुक्त किया जाता है पाश्चराइजेशन के द्वारा। तो ये इन्हीं का देन है, ठीक है। इनका जो है उपयोग क्या है आप लोग जान लीजिए। इनका योगदान माइक्रोबायोलॉजी में, सूक्ष्मजीव विज्ञान में इनका योगदान क्या है देख लीजिए।
इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी में अनेक नवीन तकनीकों एवं विधियों का विकास किया। इन्होंने जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है या जीवाणु विज्ञान है, इसमें इन्होंने अनेक जो है नए नए तकनीकों और विधियों मेथड का विकास किया, डेवलप किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टरलाइजेशन तकनीक का प्रथम बार प्रयोग तथा स्टीम स्टरीलाइजर का विकास किया। ठीक है ना। इन्होंने स्टरलाइजेशन तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया, जिससे कीटाणु को नाश करने वाला एक मेथड है स्टरीलाइजेशन, इसका जो है इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया और इन्होंने स्टीम स्टरीलाइजेशन का विकास किया। बातें समझिएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, रेबीज के कारणों और सूक्ष्म जीवों का इन्होंने विस्तृत से वर्णन किया। समझ गए। इन्होंने एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का विकास किया। ठीक है। इन्होंने एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का विकास किया। इन्होंने रेबीज तथा एंथ्रेक्स के विरुद्ध वैक्सीन का भी विकास किया। ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो होता है, रेबीज, साथ में एंथ्रेक्स के विरुद्ध इन्होंने वैक्सीन का विकास किया। बातों को समझ गए। तो लुई पाश्चर का अपने माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी बड़ा योगदान है। ठीक है। इन्होंने नए नए तकनीक लाए माइक्रोबायोलॉजी में, नए नए विधियाँ लाए। ठीक है। इन्होंने स्टरलाइजेशन मेथड का प्रथम बार प्रयोग किया। इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, रेबीज के कारणों, सूक्ष्म जीवों का विस्तृत वर्णन किया। इन्होंने एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन का विकास किया। इन्होंने रेबीज, एंथ्रेक्स जैसे रोगों के विरुद्ध में वैक्सीन का जो है विकास किया। ठीक है। तो ये सब जो है चीज़ें इनको बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए बनाता है और यही कारण है कि आप लोग को देखिएगा, मैं बता दूं, यही सब कारण था कि जो लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर, इनको जो है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जो है फादर माना जाता है। ठीक है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। समझ गए चीज़ों को। सीधा अगर माइक्रोबायोलॉजी का कहेगा, सीधा सूक्ष्म जीव विज्ञान का कहेगा तो एंटनी वान ल्यूवेनहुक, क्योंकि इन लोगों से पहले एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने आए। ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का पूछेगा तो लुई पाश्चर होगा। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो लुई पाश्चर। ओके, ये चीज़ को समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरे जो वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। रॉबर्ट कोच के बारे में देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। रॉबर्ट कोच जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। लुई पाश्चर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लेकिन रॉबर्ट कोच जर्मनी के प्रसिद्ध जो है, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिनका जन्म 1843 में हुआ। इन्होंने लुई पाश्चर के सूक्ष्म जीव संबंधित रिसर्च कार्य का अध्ययन कर माइक्रोबायोलॉजी विषय में नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब हुआ ये कि जो लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर के कामों को इन्होंने, उनके अध्ययनों को, उनके द्वारा दिए गए थ्योरी को पढ़कर, अध्ययन करके उनके कामों को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। रॉबर्ट कोच जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1843 में हुआ। ओके। इन्होंने लुई पाश्चर के सूक्ष्म जीव से संबंधित जो रिसर्च और जो कार्य था, उनका अध्ययन करके माइक्रोबायोलॉजी विषय में नए कॉन्सेप्ट, नए अवधारणा जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। बात को समझ गए। चलिए, एक कार्य निम्न प्रकार है। अब इन्होंने जो जो कार्य किए, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने अलग अलग थ्योरी का जो है सहारा लिया, जैसे लुई पाश्चर के। ठीक है। अब जब लुई पाश्चर के लिए तो कहीं ना कहीं उससे पहले एंटनी वान ल्यूवेनहुक आए, उनका भी जो है सहारा लिया ही होगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने जब अध्ययन किया तो उससे नए कॉन्सेप्ट मिला, इनको नए अवधारणा मिला, और नए अवधारणा का फल ये हुआ कि इन्होंने कुछ नए योगदान दिया। जैसे 1877 में इन्होंने बैसिली एंथ्रेक्स का अलग किया, वर्गीकरण किया अलग। बैसिली एंथ्रेसिस का इन्होंने जो है आइसोलेशन किया, मतलब अलगाव किया। ठीक है। 1878 में घावों में सेप्सिस का कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण होना समझाया। इन्होंने 1878 में समझाया कि जो घाव होता है, वाउंड जो है, उसमें जो संक्रमण होता है वह सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। इन्होंने ये चीज़ को समझाया। 1882 में इन्होंने टीबी के जीवाणुओं का खोज किया। जो टीबी का जीवाणु होता है उस चीज़ को इन्होंने खोज किया। 1883 में इन्होंने हैजा के जीवाणु का खोज किया। ठीक है। तो इसलिए इनको
और 1875 में इन्होंने जो है कोच पोस्टुलेट प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने कोच पोस्टुलेट प्रस्तुत किया और 1877 में जीवाणुओं को स्टेन तकनीक तथा प्योर कल्चर तकनीक का विकास किया। तो रॉबर्ट कोच को जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों में इनका योगदान जाता है। जैसे इन्होंने 1877 में बैसिली एंथ्रेस का आइसोलेशन किया, मतलब अलग किया इन्होंने बैसिली एंथ्रेसिस का। 1878 में इन्होंने ये बताया कि जो घाव है और घाव में जो संक्रमण होता है उसका कारण सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, 1882 में इन्होंने बताया कि टीबी का जीवाणु फलाना है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, 1883 में इन्होंने हैजा के जीवाणु का खोज किया। 1875 में, ठीक है, 75 में इन्होंने कोच पोस्टुलेट प्रस्तुत किया और 1877 में जीवाणु स्ट्रेन तकनीक तथा प्योर कल्चर तकनीक का इन्होंने विकास किया। तो इस प्रकार से रॉबर्ट कोच का अनेकों महत्वपूर्ण योगदान रहा माइक्रोबायोलॉजी में। ओके, और इस प्रकार से यहाँ पे होता है समाप्त। अब यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, आप लोग इसको इंग्लिश को जो है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत लोग कहते हैं कि आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट के लिए, तो देखिए टाइम तो रहता ही है, जब तक मैं समझाता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर आपको पीडीएफ मैं देता हूँ वेबसाइट से, डाउनलोड कीजिए वहाँ जाकर। तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक